प्रोग्राम रियासत ने खुशामदीद। इंतखाबात के 2 मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। कागजात नामजदगी जमा कराना, उनकी जांच पड़ताल करना, और अब जिन जिन उम्मीदवारों को एतराज़ है इलेक्शन कमीशन के आरओज़ के इस फैसले पे कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं, या ये एतराज़ है कि उनके मुखालफिन के कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं, वो अपील कर सकते हैं। और उसके बाद हतमी जब फहरिस्त शाया होगी, बैलेट पेपर छप जाएंगे, फिर इंतखाबात की तरफ हम जाएंगे। आज वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने बिजनेस कम्यूनिटी से खिताब करते हुए एक बार फिर वाज़ेह किया कि पुरअमन इंतखाबात होंगे और 8 फरवरी ही को होंगे, और इसके बाद मुल्क जो है वो एक सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ मजीद गामजन हो जाएगा। लेकिन कुछ शकूक व शुबात पैदा करने की हमेशा से कोशिश की जाती है, और ख़ास तौर पर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी भी ये बात की जा रही है कि उनको शायद वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 दिन बाद एक केस भी सुनने जा रही है, जिसमें इस चीज़ का भी यकीनन फैसला हो जाएगा कि इस वक्त मुल्क में सियासी फ़ज़ा जो है वो सबके लिए हमवार है या नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है साफ और शफाफ इंतखाबात कराना, और तमाम रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना। इस पे अगर आप इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे तमाम होने वाले इंतखाबात में जा रहे हैं, जैसे कि बैरिस्टर गौहर ने जो PTI के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो वो इंतखाबात में ज़रूर हिस्सा लेंगे, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब वो इंतखाबात में जा रहे हैं तो उसके जो भी नतीजा होगा उसको वो कबूल करेंगे। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर अदालत से फैसला किसी के हक में आता है तो वो कबूल होता है, अगर उसके खिलाफ आता है तो उसको वो कबूल नहीं करते। यही हाल गुज़श्ता इंतखाबात में हुआ। हारने वाले ने इंतखाबात का नतीजा कबूल नहीं किया, जबकि जीतने वाले की तो बात हम मुस्तरद नहीं कर सकते। अगर किसी एक शख्स की, एक शख्सियत की मरहून मिन्नत सियासी जमातें होंगी तो क्या मुल्क वाकई सियासी और जमहूरी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ सकता है या नहीं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज एहसान खोकर, सीनियर वकील हैं, अब्दुल समद याकूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मियां अब्दुल मन्नान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, और बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। अब ये 2 मराहिल मुकम्मल हो गए, तीसरा मरहला शुरू होने को है। एक सवाल जो बहुत ज़रूरी है कि ये तो खैर अभी जो लोग हिस्सा लेंगे, लेकिन इंतखाबात जब हो जाते हैं उसके बाद चीज़ें चैलेंज होती हैं और उसके फैसले बड़ी देर में आते हैं। इस प्रोसेस को हम क्यों सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? इंतखाबात हो गए, लेकिन अगर एक कैंडिडेट सही तौर पे नहीं जीता और स्टे ऑर्डर पे चलता रहा और पूरे 5 साल की असम्बली वो गुजार देता है, तो ये प्रोसेस इतना कम्बरसम है, क्या वजह है इसकी? देखें, चीज़ ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जब कोई जीत जाता है तो उसके अंदर वो ये चाहता है कि वो प्रोसेस जो है वो लंबा चलता रहे और उस केस का फैसला ना हो। लेकिन इलेक्शन एक्ट 2018 के अंदर जब वो इलेक्शन पटिशन्स का एक प्रोसेस आया है तो उसके ऊपर उन्होंने कदगन तो लगाई है कि इन केसेस के फैसले जो हैं वो 1 साल के अंदर अंदर होने चाहिए। लेकिन वो होता यही है कि फिर भी आपको उस प्रोसेस को देखें तो कभी वो जो कैंडिडेट है वो पहले पेश नहीं होता, जो रिटर्न कैंडिडेट है, फिर उसके बाद एक एविडेंस का प्रोसेस आता है। और आपने देखा होगा कि बावजूद इस चीज़ के कि 2018 के अंदर आपने देखा कि 2017 का लॉ भी आया, तो हम 2024 के अंदर जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी इलेक्शन पटिशन्स आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर या किसी न किसी स्टेज पे हैं। और उसके अंदर हमारे जो फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब, उनका केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको अंदर 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अगर अडॉप्ट कर ली जाए। नंबर 1 ये इस चीज़ के अंदर ये है कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर अगर केस का फैसले का टाइम लिखा गया है तो उसके अंदर अगर वो फैसला नहीं किया जाता तो या उस अदालत से उस केस को वापस लेके किसी और जज को दे दिया जाए, या अगर उसकी कॉज को बनता है उस डिले की कॉज करने की तो उसको उसके अंदर पनिश किया जाना चाहिए, कॉस्ट डालनी चाहिए उस चीज़ के अंदर, ताकि ये जो इलेक्शन कॉन्ट्रोवर्सीज हैं ये किसी न किसी नतीजे पे पहुंचे। कहने का मतलब, मेरा सवाल करने का मतलब ये था ताकि मैं असल मौजू की तरफ आऊँ कि इलेक्शन कमीशन का कोई भी फैसला हो जो किसी सियासी जमात या किसी सियासी रहनुमा को पसंद नहीं है, अल्टीमेटली वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज होता है। अब जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं, ये भी ज़ाहिर बात है आला अदालतों से ये रुजू करेंगे और कहेंगे कि हमें इंसाफ नहीं मिला। ये जो सिलसिला है ये इलेक्शन के लिए आप समझते हैं कि कितना? नहीं, इसके अंदर तो टाइम बाउंडेड है ना, इसके अंदर टाइम बाउंडेड की बात नहीं, मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, अब आप उस फैसले से मुतमईन नहीं। देखे ना कि इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर ने एक फैसला किया, आप उससे मुत्तफिक नहीं है। अब लॉ के अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम बन गया आपके अपीलेट ट्रिब्यूनल्स का, जो आपके सेक्शन 63 के नीचे खड़े हैं। वो 63 वाले जो हैं वो आपके हाई कोर्ट के जजेस हैं। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 19 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हैं जो पंजाब, KP के सरहद और बलूचिस्तान के अंदर बने। और उन ट्रिब्यूनल्स के लिए अंदर आपके अंदर जो कंपल्शन ये है कि ये ट्रिब्यूनल्स आपके फैसले करेंगे 10 जनवरी तक, और उसके बाद 11 को आपकी एक फर्स्ट लिस्ट निकलेगी, 12 को अगर किसी ने विड्रॉ करना है और 13 को आपकी फाइनल है। और उसके बाद जो है अगर जो कैंडिडेट है उसको इलेक्शन सिंबल्स आप दे देंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई शख्स जो है इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुत्तफिक नहीं है
तो वो बड़े फ्यू होते हैं, उनके मामले जो हैं वो दोबारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, और अगर वहाँ तक जाए तो ये फैसले इलेक्शन क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन या उससे रिलेटेड जो होते हैं वो इलेक्शन डे से पहले जर्नलिस्ट जो है वो कोर्ट कर देती हैं। इलेक्शन पटिशन जो है जो उस रिटर्न कैंडिडेट के मुतलका होते हैं उसके अंदर डिले आता है, लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है ये या तो 10 को खत्म होगा और फेज 1 इसका आ जाएगा, उसके बाद भी अगर कोई एग्रीव्ड है तो वो फिर आगे सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर जाएगा, लेकिन उस सारी चीजों का फैसला जो है वो पोलिंग डे 8 फरवरी से पहले पहले आता है, और अगर उसको निशान नहीं मिला होता कि उसकी फेवर में फैसला आता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो वो करता है, और ये भी तकरीबन जो है चूंकि आपके जो पेपर बनने होते हैं बैलेटिंग जो है वो 26-27 तक आती है, तो इससे पहले ये फैसले हो जाएंगे। याकूब साहब, आप इलेक्शन कमीशन या आरओज ने जो फैसला किया, अगर आपकी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को जो अगर उन्होंने उनके कागजात मुस्तरद कर दिए या मंजूर नहीं किए, तो आप इरादा रखते हैं आगे ट्रिब्यूनल अप्रोच करने का, या आप मुतमईन हैं उनके फैसलों से? देखिए, ये जो कुछ वाली बात है ना, इस पर तो मैं शदीद एहतजाज करूँगा कि आपने कसम पुरसी का जो मुजाहरा किया यहाँ पे कि कुछ उम्मीदवारों का 3000 जो हैं कैंडिडेट्स, ओवरऑल 3000 खाली आपकी जमात के कैंडिडेट्स 3000 कैंडिडेट्स के जब मुस्तरद होंगे, क्या ये ऐसा प्रेसिडेंट है कि पिछले इलेक्शंस में भी इसी तादाद में मुस्तरद हुआ करते हों? या तो ये वो कहते हैं ना कि गलियों होन सुनिया दे विच मिर्जा यार फिरे, ठीक है? तो आपने एक शख्स को लाने के लिए कोई फिर शाही फरमानी जारी कर दिया जाए या कोई उसके लिए कोई और ओहदा तख्लीक कर लिया जाए कि जनाब बादशाह सलामत, वो जैसे बादशाह सलामत, इनको मियाँ साहब को बचपन में एक शौक था, जब ये स्कूल भी जाया करते थे तो खाली टांगे पे जाया करते थे, किराया पूरा देते थे, ठीक है? तो अगर आपने ये इलेक्शन कराना है तो इसको इलेक्शन नहीं कहा जाता। देखिए, पूरी दुनिया में 76 ममालिक में इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 में, इलेक्शन ईयर करार दिया जा रहा है 2024 को। क्या इंडिया में आपको ये मिसाल मिलती है? रशिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं, अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं, स्पेन में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो अब दुनिया को कौन सा चेहरा पाकिस्तान का दिखाना वैसे चाहते हैं? आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर इल्म होगा कि वो पिछले जो सदर थे अमेरिका के, उनको 2 रियासतों से उन्होंने नायल कर दिया कि आप प्राइमरी में हिस्सा नहीं ले सकते, अमेरिका जैसे में डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स को। देखें, तो बाकी वैसे तो उनकी जो उनकी मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन आपको वो अब अहल भी कर दिया गया उनको, नहीं अहल भी कर दिया मेन और कोलोराडो। उनकी डेमोक्रेसी हमसे बहुत ज्यादा मैच्योर है, फिर भी उनको आपके हमसाया मुल्क की डेमोक्रेसी हमसे बहुत ज्यादा मैच्योर है। हम तो हमारी जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स या इमैच्योरिटी या जो हम पॉलिटिशियंस, अच्छा, इसका एक रास्ता है ना सर इसका एक रास्ता है ना कि आपके अगर कागजात मुस्तरद हुए तो आपके पास एपेलेट फोरम मौजूद है, जैसे खोखर साहब बात कर रहे हैं। बिल्कुल मौजूद है। आज जो लोग पेशावर में हमारे पीटीआई के बुकला की पुलिस से झड़पें हुई, किस बात के ऊपर हुई कि वो शनाख्त करके तो आपको अंदर जाने देते हैं, यानी कि जहाँ से आपको रेमेडी मिलनी है या जहाँ से अगर मुझे कानून के दरवाजे तक ही नहीं पहुंचने दिया जाता। झड़पें क्यों? देखिए, मैं अगर आपको अपीलेट कोर्ट में ही नहीं जाने दिया जाता, तो आप तशद्दुद का रास्ता तो नहीं इख्तियार कर सकते ना सर? अब यानी कि अगर मैं ज़बरदस्ती जज तक पहुंचना चाहूँ तो मैं तशद्दुद कर रहा हूँ, और जो रियासती जबर हो रहा है उसको जाहिर है कि आपकी मजबूरी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अदम तशद्दुद की बात आप करते हैं ना, तो उसी पे कायम रहना चाहिए। देखिए, झड़पों का मतलब ये फिर आपके मुखालिफिन आपको 9 मई के ताने देंगे, फिर मुझे किसी 9 मई के उसमें ना वो ले जाएं। झड़पों का मतलब ये कि जाहिर है कि वहां पे जब आप एक शख्स को कोर्ट भी नहीं लेके जाना वो देते, या अगर आप कागजात छीन के चले जाते हैं। वैसे ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली आपकी पिटीशन जो है ये आ रही है 3 तारीख को, तो उस पर आपकी हाई होप्स होंगी कि सुप्रीम कोर्ट से तो आपको इंसाफ मिलेगा, अगर आप समझते हैं आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो। देखें, अगेन सिस्टम में रहते हुए, अदलिया पर एतमाद करते हुए अगर कोई रिलीफ मिल सकता है तो एक अदलिया ही फॉरम है, कोई और फॉरम तो है नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। मियां मन्नान साहब, अब आपकी जमात के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है, आपके मुखालफिन जो कर रहे हैं वो ये कि बड़ा इजी रन मिल रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, शायद उसकी वजह यह है मियां साहब वापस आ गए, आप अपनी सियासी जो मुहिम है वो भी चलाना शुरू कर दी, लेकिन लोग ये बात करते हैं कि अगर आप जीत भी गए तो वो डाउटफुल होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पे एक किस वक्त बयानिया बना रही है कि नून लीग अगर इलेक्शन जीती तो उनको नताइज तो कबूल होंगे नहीं, लेकिन ओवरऑल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी सजाद भाई। बात ये है कि तहरीक इंसाफ के मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से सिर्फ ये बात पूछ लें आप कि हम पिछले 6 महीने से इलेक्शन कैंपेन में हैं, गली गली दरवाजे हम जा रहे हैं, मुझे अपने हलके में कोई पीटीआई का शरीफ आदमी नजर ही नहीं आता।
जब आप घर से निकलेंगे नहीं। मेरे हलके में तकरीबन 25 पीटीआई के दोस्तों ने कागजात जमा कराए, जिनमें से सिर्फ 3 के कागजात रिजेक्ट हुए। 22 के कागजात NA 101 में आप चेक कर लें, अभी भी पीटीआई वालों के जो कागजात मंजूर हुए हैं उनकी लिस्ट में मौजूद है। तो ये तो है लेवल प्लेइंग फील्ड। बाकी जो बातें हो रही हैं, भाई इलेक्शन के लिए निकलो तो सही, आप तो निकलते ही नहीं। आप तो कहते हैं जी हमारे कागज नहीं जमा कराने दिए। फैसलाबाद में एक एक सीट पे 25-25, 28 पीटीआई के दोस्तों ने कागज जमा कराए, उन्होंने कैसे करा लिए? से बातें ना करें, आप जमहूरियत के लिए आए, आप वोट के लिए जाएं, आप अपनी जमात का मंशूर पेश करें, आप लोगों को बताएं कि हमने कोर कमांडर हाउस में हमला क्यों किया था, आप लोगों को बताएं कि फैसलाबाद में ISI दफ्तर पे हमला क्यों किया था, आप लोगों को बताएं कि मियां वाली बेस पे हमला क्यों किया था। ये कौन सी पार्टी का मशहूर है? मैं आपको एक बात शहजाद बता दूं कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं, फौज, अदलिया, पार्लियामेंट और आपका मीडिया, ये 4 पिलर हैं सतून के, और इन 4 पिलरों पे बिल्डिंग खड़ी रह सकती है। हम किसी अदारे से लड़के क्या पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं? अच्छा, आप यानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे आपने तादाद बताई कितनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार जो हैं वो कागजात उन्होंने जमा करा दिए और कामयाबी से जमा करा दिए हैं, तो यानी कि आप एक अच्छा मुकाबला की उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी जमात से? जी बिल्कुल बेहतर है। जिस आदमी को 22 या 23 में से टिकट देंगे वो आके इलेक्शन लड़ेगा। इम्कानात क्या नजर आ रहे हैं आपको? देखिए बात ये है कि इस वक्त ये तो है ही नहीं। ये कौन सी ग्राउंड है कि एक ड्रेसिंग रूम में टीम बैठी है और वहां से हमें बता रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हो रही, हमें लेवल प्लेइंग फीस नहीं मिली। भाई निकलो तो सही, मैदान में तो आ जाओ भाई, हार जीत तो अल्लाह के इख्तियार है। ठीक, मैं मियां साहब हमारे साथ ही रहिएगा। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, ये सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी को समाअत करेगा 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का जो मामला है, आपके ख्याल में ये एक बड़ी मुनफरिद नौयत का केस है? इससे पहले आपको याद होगा एक जुडिशल कमीशन बना जिसने इस इल्ज़ाम को जो है वो परखा, देखा, जांचा कि क्या मुनज़्ज़म धांधली हुई है 2013 के इंतखाबात में। लेकिन ये इलेक्शन से पहले जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने वाली बात है, ये शायद बड़ी दिलचस्प है और शायद अनोखी है। आपके ख्याल में इस केस का जो भी फैसला होगा वो इलेक्शन के लिए खुश आइंद साबित होगा या नहीं? बहुत शुक्रिया जी। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ये सुनेगी उसके बाद महज 1 महीना रह जाएगा, तकरीबन 35 दिन, और कैंपेन के 33-34 दिन। तो 33-34 दिन में कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड? जो होना होता है वो हो जाता है। चंद महीने पहले वो मामला हो गए होते हैं जिन्हें प्री पोल रिगिंग कहते हैं, जिनके अंदर बहुत से मामला किए जाते हैं। उनकी एक तफसीलात है, एक प्रिसेप्शन क्रिएट करना कि ये हमारे लाडले हैं, ये भी बहुत कुछ होता है स्विंग वोटर को उसकी तरफ रखने के लिए। फिर उसके बाद पोटेंशियल कैंडिडेट्स उस तरफ भेजना। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करेगी? वो तो लीगल मैटर्स देख सकती है। लेवल प्लेइंग फील्ड एक पॉलिटिकल मैटर है और इंतजामी मैं नहीं समझता कि उसे कोई रिलीफ दे पाएगी या उसका कोई दूरअसर। लेकिन एक सवाल बनता है यहाँ पे बैरिस्टर साहब, एक सवाल बनता है वो ये, और आप ही की जमात से अगर मैं मिसाल दूं, 1988 में स्टैब्लिशमेंट का ब्लू आइड कोई और था लेकिन पीपल्स पार्टी जीत गई। फिर वो कैसे हुआ? आप जो कह रहे हैं कि ये तासुर देना लोगों में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े, ये तो उस जमात के खिलाफ बात चली जाती है कि अगर वो ये तासुर हासिल करने में कामयाब हो जाए, खुशकिस्मती या बदकिस्मती से। शहजाद साहब, अगर आपने वो एग्जांपल कोट किया है तो उसमें ऐसा था कि पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत के साथ आ रही थी। जो अवाम का वोट था वो सबको पता था। उसके बावजूद इतनी धांधली और 9 सितारे और 13 सितारे बनाने के बाद ये हुआ कि हम सिंपल लार्जेस्ट पार्टी बन सके। पंजाब में भी थे, फिर हमें पंजाब के अंदर छांगा मांगा ऑपरेशन करके हुकूमत नहीं बनाने दी। तो ब्लू आइड को कई दफा ये नहीं होता कि ब्लू आइड को बिठा दिया जाए, कई दफा ताकतवर जमात को, क्योंकि उस वक्त खतरा था कि अगर पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत लेके आएगी तो आइन में जो तरामीम की गई थी, मैं सिर्फ वोटर्स की बात कर रहा था शहजाद साहब, जो आइनी तरामीम की गई थी जनरल ज़िया की तरफ से, वो उलट हो जाएंगी। तो जो जनरल ज़िया की बाकियात और उसके सपोर्टर थे उन्हें भी सपोर्ट किया गया। अच्छा, ये बताएं, अभी ये क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला चल रहा है बड़ा, और उस पर ये अपने तौर पे भी बहुत ज़्यादा अदालतों में भी अदरवाइज भी एहतजाज करते नजर आते हैं,
कोई भी सियासी जमात कोई भी हो, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, ये एक शख्सियत की मरहून मिन्नत क्यों हो जाती है कि अगर वो शख्सियत ना होगी तो वो पार्टी नहीं चलेगी। एमक्यूएम की मिसाल आपके सामने है कि उनके बानी नहीं है लेकिन एमक्यूएम कामयाबी से अपना सियासी सफर जारी रखे हुए है। नहीं, वो कामयाबी के साथ बेचारे क्या जारी रखे हुए हैं, लेकिन एक बात आपकी, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये दिखाया, भुट्टो साहब हमारे बानी चेयरमैन थे और 10 साल के बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। हम आगे बढ़े, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक अरसा क़यादत की मुल्क के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 दफा वजीर आजम बनी, उन्हें शहीद कर दिया गया, हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब जमातें नाम के साथ बनने लगी कि फलानी नवाज लीग है या फलाना कोई फैन क्लब है, तो उससे फिर सियासी प्रोसेस को नुकसान पहुंचता है। देखिए, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला तो निकल गया, एक्सपोज हो गए सारे। ये है कि हर सियासी जमात का कैंडिडेट जरूर मौजूद होना चाहिए। पीटीआई शोर मचाती है, लेकिन पीटीआई ने इससे पहले किया कि शोर बड़ा मचाया कि हमारे कागजात छीने जा रहे हैं। बाद में पता चला कि इनके कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हैं जिनके कागजात जमा हुए। अब भी जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आती है कैंडिडेट्स की और इनके बैट निशान वालों की, तो उस वक्त तक हम नहीं कह सकते कि बैर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका। जरा मैं हाफिज साहब एक सवाल कर लूं फिर आपकी जाने बाद। बात तो पूरी कर लेने दें शहजाद साहब। सर 3 सवालों में मुझे बात प्लीज पूरी कर। जी सर, मुकम्मल कीजिए। जी, मैं कह रहा हूं कि हम उम्मीद करते हैं कि इनका कैंडिडेट और इनका निशान बैलेट पेपर पे मौजूद होना चाहिए, और इन्हें भी नहीं चाहिए कि अब महज प्रोपेगेंडा ना करें। लेकिन इसके साथ एक बात तो है ना कि कल का लाडला था तो वो भी कहता था सारे मार दो और मैं अकेला ही नजर आऊंगा। आज का लाडला प्लस है, वो भी कहता है सारे खत्म कर दो और मैं फिर आऊं। तो कल वाला भी गलत था, आज वाला भी गलत है। हम यही समझाते हैं कि अब जमहूरी अपनी जहनीयत रखे और तरबियत करे और सबका मुकाबला सियासी मैदान में करे, इस तरह किसी को टेक्निकली नॉकआउट करके ना आप मैदान में। वेरी राइट। अगर चलें याकूब साहब, ये बताएं कि जैसे अभी बैरिस्टर साहब कह रहे हैं और ये हकीकत है कि काफ़ी बड़ी तादाद में जमा भी कराए हैं आपके उम्मीदवारों ने, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हमाद अजहर साहब ना हो, मुराद सईद साहब ना हो इलेक्शन में? निशान या पार्टी तो आपकी होगी, आपके बानी चेयरमैन की तस्वीर होगी, नाम होगा, तो लोगों ने तो आपकी जमात के ऊपर नाम वोट देना है ना। उन्होंने ये नहीं देखना कि कौन शख्स है। देखिए, पॉपुलैरिटी की बात है, बहुत पॉपुलर हैं। देखिए, अगर तो इंडिविजुअल्स की बात की जाए और कोई 2-4 लोगों की बात की जाए तो हर इलेक्शन में 2-4 लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम यहाँ पे कोई 2-4 या कोई एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप इतने बड़ी तादाद में लोगों के या तकरीबन 90% लोगों को अगर आप उड़ा देंगे और आप ये चाहते हैं कि बल्ला तो बैलेट के ऊपर मौजूद हो लेकिन उसका उम्मीदवार कोई ना हो, तो आपका मेरा जो इख्तलाफ है वो ये है कि जी ठीक है जी, अगर आप ये कहेंगे जी फ़लाँ को या शाह महमूद के मुस्तरद करके या उनके चंद लोगों के मुस्तरद करके, मगर ओवरऑल अगर आप पार्टी को लड़ने दे रहे हैं इलेक्शन। और दूसरी बात, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही बैरिस्टर आमिर ने कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, जो पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के इश्यूज हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जब आप इलेक्शन की तारीख मांग रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। और नहीं, देखें आप उस बात को प्रैक्टिकली आप उस बात को देखें कि जो पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हो, क्या कोई इस बात से इनकार करता है कि नहीं होनी चाहिए? आपको 2013 के इंतखाबात के नताइज पसंद नहीं थे, मुस्तरद किए, आपकी वजह से जुडिशल कमीशन बना, तहकीकात हुई, जिसके बाद नतीजा आया और वो भी आपके सामने है। देखिए, आपके पास हर वक्त अभी देखिए वो इलेक्शन हो चुके थे, वो इलेक्शन देखिए मैं उस बात पे भी एतराज़ करूंगा कि जो आपने 88 के इलेक्शन की मिसाल दी। 88 के इलेक्शन में अगर बेनज़ीर को इलेक्शन लड़ने दिया गया और जब वो जीत गई तो कंडीशनल इक़्तिदार दिया गया, 5 शर्तें रखी गई बेनज़ीर को इक़्तिदार देने के लिए, हत्ता कि उनका अपनी मर्जी का वज़ीर ख़ारजा नहीं लाने दिया गया उन्हें। तो फिर आप अगर वो कहते हैं कि जी वो मिसालें देते हैं, और फिर अगर बैरिस्टर आमिर ने लाडले की मिसाल दी है, तो देखें जहाँ पे नहीं होना चाहिए लाडला, चले मान जाते हैं कि अगर हमसे गलती हुई तो ये भी तो एनआरओ लेके आए थे। सवाल ये था कि आपके उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, हाफिज साहब को आप बना दें, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि हमारे बानी का और हमारी जमात का वोट है, वोट बैंक है, तो फिर तो कोई भी किसी को भी आप खड़ा करें तो वो शख्स जीत जाएगा। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई होना चाहिए, अगर किसी की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है, देखिए क्या मेरा ये इस्तेहकाक नहीं है
कि मैं अगर एक हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं तो आप कहेंगे जी क्योंकि हमें आप पसंद नहीं है। नहीं, अगर आप उस मेयार पे पूरा अगर मेयार पे पूरा उतरते हैं और उस वो मेयार आपका मेयार नहीं होना चाहिए कि आपकी पसंद या ना पसंद बिल कानून के वो मुताबिक मेयार होना चाहिए। राइवंड से नहीं आना चाहिए कि कानून वो के मुताबिक ख्वाहिशात होना चाहिए, नहीं वो अगर इलेक्शन कानून तो सबके लिए एक है ना, सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसमें बहस कौन सी बात है। हाफिज अगर साहब, आप राइवंड की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अगर आप वो करेंगे और कानून का सहारा लेंगे ठीक। तो फिर ये बात नहीं की जा सकती। हाफिज साहब ये फरमाएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या उनकी मातहत जो आरओज काम कर रहे हैं, अब वो कोई सॉलिड ग्राउंड देखते हैं ना, उन्हें पता है कि ये आगे चैलेंज भी हो सकता है, आगे जज साहिबान बैठे होंगे और वो कुछ केस को उड़ा देंगे। सो कोई फ्रिवलेस ग्राउंड पे किसी के कागजात नामजदगी ऐसी मुस्तरद कर दी जी आपका चेहरा मुझे पसंद नहीं है तो मैं आपके कागजात मुस्तरद कर रहा हूँ, कोई वैलिड रीजन होती है तो मुस्तरद देखिए, होते हैं। एक तो ये है कि 2013 के जो इलेक्शन से उनके अंदर आज की निस्बत ज़्यादा रिजेक्शन थी। अगर उसको कंपैरेटिव चार्ट को देखें तो 2013 के जब इलेक्शन से तो रिजेक्शन ज़्यादा थी। अब उसके अंदर ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी डिस्क्रिशन को इस्तेमाल किया और डिस्क्रिशन जो है वो गलत भी हो सकती है और उसने दो जगह इस्तेमाल किया। एक वो है कि जो आप इलेक्शन एक्ट के अंदर है और एक आपकी जो आर्टिकल 62, 63 के नीचे है। अब 8-10 चीज़ें जो हैं वो बड़ी फंडामेंटल्स हैं। एक ये है कि आपका जो प्रपोजर और सेकेंडर है वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का होना चाहिए जहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। नंबर 2 ये है कि आप किसी केस के अंदर आप कन्विक्टेड ना हो। नंबर 3 ये है कि आप डिफॉल्टर ना हो। नंबर 4 ये है कि आपका जो किसी भी गवर्नमेंट ड्यूज़ है, यूटिलिटीज़ जो है वो 10,000 से ज़्यादा ना और 6 माह का उसके अंदर टाइम ना हो। नंबर 5 उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी जो एक्सरसाइज है जो अगेंस्ट द स्टेट है या जो आपका प्रोपोगेटिंग है वो उसके अंदर बाहर ना आए। फिर उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट अगली चीज़ ये है कि जब आप उस इलेक्शन के अंदर जाएं तो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो आप उसे क्लियर करके जाएं कि जी ये मेरे एसेट्स हैं, ये मेरी लाइबिलिटीज़ हैं और ये मेरे हैं, ये मेरे डिपेंडेंट्स के हैं और ये मेरे चिल्ड्रन के। ये उसके अंदर फंडामेंटल्स जो है वो बात आ जाती है। अब उसके अंदर अगर एक्सरसाइज जो है वो गलत हुई है तो उसके लिए एक हाई कोर्ट का फोरम है, हाई कोर्ट के जज साहब उसके अंदर हैं, वो ट्रिब्यूनल्स हैं, वो स्पेसिफिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट्स कर दिए हैं और हाई कोर्ट की जज का जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके नीचे काम करता है। अगर आप फिर उससे मुत्तफिक नहीं है, आप हाई कोर्ट के अंदर जो 2 जजेस हैं उनके सामने चैलेंज कर सकते हैं। आप फिर मुत्तफिक नहीं है कि इंटरप्रिटेशन गलत है, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। सिर्फ ये कह देना कि जी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने चूंकि गलत कर दिया है तो बहुत गलत हो गया है, हाँ जहाँ पे गलत किया है और उसे हाई कोर्ट का एक फोरम अवेलेबल है और अगले 3-4 दिन के अंदर वो सारा प्रोसेस रिवर्स हो सकता है तो उसको उसके अंदर वेट करना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर है वो ये है कि चूंकि हमारे मुल्क के अंदर जो इलेक्शंस हैं हम हमेशा उसे कंट्रोवर्शियल करते हैं। हम 70 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी देख लें, हम उसके बाद 77 का भी देख लें, फिर उसके बाद 85 का आपने देखा कि पार्टीज का नॉन पार्टी बेस आया, 88 का इलेक्शन। कौन सा ऐसा इलेक्शन है जो 90, 93, 97, 2002, 8, 13, 18 के अंदर इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा हो कि बड़ा फ्री हुआ है, फेयर हुआ है, ट्रांसपेरेंट हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अबव बोर्ड है, प्री पोल रिगिंग नहीं है, ड्यूरिंग पोल रिगिंग नहीं है, आफ्टर पोल रिगिंग नहीं है। अब ये हमारी मुल्क की एक पॉलिटिकल और हिस्ट्री है जिसके अंदर ये सारी पार्टी, उसकी एक वजह है। उसकी एक वजह ये है कि एक तो ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल नैरेटिव की ज़्यादा वो पावर नैरेटिव की तरफ जाती हैं, वो हर सूरत के अंदर इक़्तिदार चाहती हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपोजिशन के अंदर बैठ के इस मुल्क की खिदमत करूं। अब जब आप नैरेटिव के अंदर जाते हैं तो फिर आप ये कहते हैं कि अगर मैं जीतूं तो मैं ये कहूं कि मैं ठीक हूं, अगर मैं हारूं तो मैं अपोज करूं, ताकि लोग ये ना कहें कि भाई आप इलेक्शन से पहले तो आप बोल ही नहीं रहे थे या इलेक्शन डे वाले आप बोल नहीं रहे थे। अब आप देखें ना कि सिंसेरिटी लेवल ये है कि अभी भी लेवल प्लेइंग चल रहा है। ये जो आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑफिशियली अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया कि जी मेरा ये मैनिफेस्टो है, मैं इस मुल्क की इकॉनमी के लिए करूंगा, गरीब आदमी मर रहा है, ये है, इलेक्ट्रिसिटी ये है, एनर्जी ये है, या हम हुकूमत के अंदर रहे हैं और हमारी ये परफॉर्मेंस है। हम कहाँ चले गए हैं? हम पावर पॉलिटिक्स और इलेक्टेबल्स के अंदर चले गए। समझते हैं कि लोग मंशूर को पढ़ के देख के नहीं देखें, ये है कि सियासतदान क्या वाकई समझते हैं? नहीं, मैं सियासतदान ये अब नहीं समझते। अगर ये समझे तो इस मुल्क के अंदर जो है फिर हमारी जो
जो है इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स ना आए। अब आप ये देखें कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो सेंट्रिक पॉइंट है वो ये है कि हमें कैंडिडेट्स चाहिए, वो स्टॉलवर्ट्स चाहिए जो हमें सीट निकाल के दें, क्योंकि अगर सीट निकाल के देंगे तो हमारे नंबर्स पूरे होंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के। जब आपका नैरेटिव उस शख्स को लेके आना है कि जो सिर्फ आपको सीट लेके आए, तो फिर मैनिफेस्टो पीछे गया, वो आपसे नौकरी भी मांगेगा, वो आपसे थानेदार भी मांगेगा, वो डीसी भी मांगेगा, वो आपसे ये कहेगा कि मुझे फंड्स भी दें। जब आपने ये सारी चीजों करनी, फिर आप करते हैं कंप्रोमाइज, और जब कंप्रोमाइज करते हैं तो फिर हम चले जाते हैं कि जी फलां इंस्टीट्यूशन नहीं काम करने दे रहा, जुडिशरी नहीं काम कर। इस मुल्क का जो बेसिक शहजाद में स्ट्रक्चर है उसको बदलने की जरूरत है, और उसको बदलने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो 8-10 लीडर हैं, यही वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके इस मुल्क की वेरी राइट। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, साथ रहिएगा। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ पीर से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मियां मन्नान साहब, इलेक्शन में तकरीबन 1 महीना 8 दिन रह गए हैं, लेकिन जो गहमा गहमी नज़र आनी चाहिए वो है नहीं। आपकी कायद भी वापस आ गए, पार्टी की आदत भी मजबूत हाथों में है, पूरे मुल्क में आपके विजिट्स भी हो रहे हैं, कैंडिडेट भी सारे मौजूद हैं, लेकिन वो जो जोश वलवला नज़र आता था वो अब है नहीं। इसकी क्या वजह है कि अभी तक आप उस मोड में नहीं आए? देखें शहजाद भाई, बात यह है कि जब दूसरी पार्टी सामने आएगी, आमने सामने कैंपेन होगी, आमने सामने मीटिंगें होंगी, आमने सामने जलसे होंगे, तो फिर आपको बलबला, जोश और रौनक नजर आएगी। इस वक्त तो हम अकेले ही हैं। वो पंजाबी कहते हैं कि गलियां हो जान सोचिया से मिर्जा यार फिरे। हम दोस्तों के कहते हैं, हम तहरीके इंसाफ के दोस्तों को कहते हैं, पीपल्स पार्टी के दोस्त, हमारे लिए सारे काबिल इत्तराम है कि आप फील्ड में आए, अपने कैंडिडेटों को निकालें, अपनी कैंपेन चलाएं, अपनी मीटिंगें करें, अपनी जलसों पे आए, ताकि इलेक्शन की रौनक नजर आए। वो आप पे इल्जाम लगाते हैं, तहरीके इंसाफ वाले, अभी समद याकूब साहब बैठे हैं, वो आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आपकी वजह से हमें जो है ना कैंपेन या मुहिम चलाने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, मेरे हल्के में मैं एक दावा करने लगा हूं कि जो भी मेरा मोहतरम भाई का तरीके इंसाफ का आएगा, इंशाअल्लाह ताला उसे पूरी आजादी से कैंपेन करने की इजाजत होती थी। अगर उन पे कोई रुकावट डाली गई तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा। अच्छा, लेकिन आपके हल्के में या आपके इलाके में तो खुद भी मुस्लिम लीग के अंदर खासी जो है वो आपस की मुखालफत है, उसको कैसे आप डील कर रहे हैं? ये देखिए, ये बड़ी पार्टियों में होता है, छोटा मोटा जो कहते हैं ना, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, लेकिन अल्टीमेट फैसला जब क़यादत बोर्ड कर देगा टिकटों का, तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन आपका हल्का कौन सा है?
हल्का पूछ रहे हैं। 101 101 नहीं, ये कहाँ पे आता है, कौन सा शहर है आपका? फैसलाबाद। फैसलाबाद सिटी है। अच्छा, लेकिन मनान साहब, लगता है कि आप, मेरे ख्याल में अभी आपने कैंपेन शायद शुरू नहीं की, आपने लोगों का मिजाज अभी देखा नहीं, शायद आप जो है वो डोर टू डोर कैंपेन में गए नहीं अभी आप शायद। मैं आपसे अर्ज करूं, अगर आपके पास टाइम हो तो एक दिन के लिए मेरे पास आ जाए, आपको मैं अपने हल्के के 8-10 मोहल्ले में ले जाऊंगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आएगा। अच्छा, लेकिन मियां मन्नान साहब, सवाल यह है कि अब एक बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स भी आपके साथ हैं, हो सकता है आप इस्तेहकाम पार्टी के साथ भी कोई इत्तेहाद कर लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ ऑलरेडी एक आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये खास तौर पे पंजाब में जब अगर ये सारी सूरत हाल जमा होगी तो उससे आपकी जमात को कितनी मुश्किलात पैदा होंगी, खास तौर पे उन उम्मीदवारों को, क्योंकि अभी भी जिनको टिकट नहीं मिला या ना मिलने का इम्कान है, बहुत से पुराने लोग, मतलब आप भी जैसे आमने सामने हैं और बड़े सीनियर लोग हैं जिनको पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। देखिए मेरी बात सुने, काफ लीग का ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सीटों पे मसला है। सरदार साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी सर, जारी हेलो? रखिए जी, जारी रखिए। और तरीके इस्तेकाम पार्टी से अभी को खास फाइनल बात नहीं हुई, हमारे अपने कैंडिडेट पूरे कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, ये होता है कि किसी हल्के में एक दो दोस्तों का मुकाबला चल रहा है, ये हमेशा ही होता है और हर इलेक्शन में होता है। नहीं, अब देखें ना, या सादिक साहब या शेख रोहेल असगर साहब हैं, फैसलाबाद से आपका जो जिक्र आ रहा है, उसके साथ दानियाल अजीज साहब का एक मामला चल रहा है, तो ये तो वो लोग हैं कि जो बड़े सीनियर लोग हैं, मतलब आप किसी एक को इग्नोर नहीं कर सकते। ये कितना बड़ा इम्तिहान होगा पार्टी लीडरशिप के लिए? देख, नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल। जो मेरा हल्का है तो उसमें मियां साहब ने कहा है कि मियां मनान सीनियर मोस्ट है, ठीक है। जो बाकी जो अयाज सादिक साहब का और शेख रोहेल असगर साहब का मामला है, इंशाल्लाह ताला वो भी तय हो जाएगा। वो हुआ ये है कि हल्का बंदी में दोनों का हल्का आधा आधा मिक्स हो गया है। तो मतलब इसमें क्राइटेरिया क्या है, सीनियोरिटी को मद्देनजर रखा जाएगा? नहीं नहीं, जो वो मामला है ना नहीं, वैसे ओवरऑल का, वो तो हल्का ओवरऑल, हाँ, बेसिक जो मियां साहब की इंस्ट्रक्शन है, उन्होंने सीनियरिटी को और अपने जो पुराने वफादार हैं, जो जमात से 20-30 साल से भागे नहीं हैं, उनको ज्यादा तौकीयत दी है। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपने भी खासी मतलब गोशमाली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, लेकिन सवाल एक और भी पैदा होता है कि जो अलाइंसेस क्रिएट हो रहे हैं इलेक्शन से पहले, यानी कि जो एडजस्टमेंट है इस्तेहकाम पार्टी के साथ, उनकी बातचीत शुरू हो चुकी है, या काफ लीग के साथ तकरीबन मुकम्मल है, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ खासी हद तक वो आगे चले गए हैं। पीपल्स पार्टी जिस तरीके से उसको चलना चाहिए, आसिफ अली जरदारी साहब की जो एक रेपुटेशन है कि बहुत अच्छे तरीके से वो अलाइंसेस बनाने पर यकीन रखते हैं, वो कारकर्दगी सामने नहीं है, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये जो इलेक्शन से पहले अलायंसेस बनाते हैं, वो आपको पता है वो हमेशा मुक्तदरा बनाती है, सियासी जमातें नहीं बनाती। सियासी जमातें इलेक्शन अलायंस बाद में फिर पता चलता है किसकी क्या कैपेबिलिटी है, और वो आफ्टर इलेक्शन आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, एक तरफ सुभान अल्लाह, हमारे दोस्त कहते हैं कि हम अकेले ही फिर रहे हैं। अगर आप अकेले फिर रहे हैं तो फिर आपको हर जमात के साथ इत्तेहाद करने की क्या जरूरत है? फिर तो आप अकेले ही करें ना, आप साथ इत्तेहाद के बगैर आप कहीं जा नहीं रहे। सिंध में आप इत्तेहाद कर रहे हैं, पंजाब में आप इत्तेहाद कर रहे हैं, बलूचिस्तान में आप इत्तेहाद कर रहे हैं, KPK में आप इत्तेहाद कर रहे हैं। बुरी बात क्या है? हमारे मुकाबले पे कोई नहीं है, इसमें बुराई क्या? इत्तेहाद कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने कहा बुराई क्या इसमें, इत्तेहाद करने में बुराई क्या है? मैं बात सुनता हूँ। तो अगर आपके पास पूरे उम्मीदवार ही बहुत ज्यादा है और आप अकेले ही हैं, तो किसके खिलाफ इत्तेहाद कर रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ। अच्छा, लेकिन इसके इत्तेहाद के साथ साथ बैरिस्टर साहब, लोग उनकी जमात में शामिल भी तो हो रहे हैं ना। वो जो लोग हो रहे हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये वही लोग हैं ना जिनके बारे में इन्होंने कहा था कि ये बाप की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता, उनके अलावा कौन शामिल हुआ है? तो आपकी जमात में भी कुछ लोग शामिल हुए हैं, उसको क्या नाम दिया जाए? हम तो 2016 में वो शामिल होना चाह रहे थे, तब PTI तोड़ के ले गई जहां से ऑर्डर आया। इस दफा जो थे तो फिर तोड़ के ले गए। नहीं, अगर उन्हीं में से कोई शख्स आपकी जमात में शामिल हुआ है तो उसको फिर किस नजर से देखें हम और आपकी जमात को? मैं नजर आपको बता देता हूँ जी। मुल्क का ये दाखिला था निगरान दौर में, उसने देखा होगा कि बलूचिस्तान में किसके हालात अच्छे हैं। और दूसरा, हम ड्राइंग रूम्स में जाके तीतर नहीं मारते हैं। 30 तीतर शिकार किए, बोरी में डाले आगे, हम वहां पे वर्कर कन्वेंशन करते हैं। 21 अक्टूबर को मियां साहब, मुझे बात पूरी करनी, 21 अक्टूबर को मियां साहब वापस लौटे थे। उसके बाद से रुपोश है, अवाम के दरमियान तो गए नहीं। अवाम के दरमियान किसने जलसे किए हैं पिछले 2 महीने में? इसकी जरा बताएं आप, अगर आपके पास PTV के पास रिकॉर्ड है। कौन है जो करिया जाके जलसे कर रहे हैं?
कौन है जिसने जलसे किए, कौन है अवाम के दरमियान? और ये लोग ड्राइंग रूम में बैठे कह रहे हैं कि हम जी अकेले ही हैं, हमारे मुकाबले पे कोई नहीं है। तो ये तो आपकी यानी कि मुस्लिम लीग नवाज की मुखालिफ जमातों के लिए एक बड़ी आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। अगर वो जलसे नहीं कर रहे तो आपके लिए ओपन फील्ड है। तो हमने कब कहा है कि हमारे लिए आइडियल नहीं है? ये मैं तो उनका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, आइडियल है सिचुएशन आपके लिए। मैं तो उन्हें कह रहा हूँ क्योंकि उनका दावा है, उनके दावे का तो मुझे ठीक। चलें इधर ये याकूब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। याकूब साहब कुछ कहना, सवाल ये है शहजाद साहब, नहीं एक सवाल सुन लें पहले। नहीं मैं एक बात, जैसे वो बात कर रहे हैं, नहीं मैं अगर वो वाकई ड्राइंग रूम में बैठ के सियासत कर रहे हैं फिर तो फील्ड ओपन है मैं आपके लिए। बैरिस्टर आमिर की बात को इसलिए भी इंडोर्स करता हूँ कि कोई एक शख्स जो बरामद हुआ हो, जो अगवा हुआ और फिर बरामद हुआ पीपल्स पार्टी, कोई शख्स नहीं बरामद हुआ। किसी ने पीपल्स पार्टी का मफलर पहन के जो है ना उसको माफ़ी नहीं मिली। अगर कोई शख्स जिसको माफिया मिलती हैं या तो वो फिर जो जहांगीर तरीन के घर से बरामद होता है या फिर नून लीग की तरफ से बरामद होता है। अच्छा, जब वो उनके जहाज से जब बरामद हो रहा था तब आपको कोई एतराज नहीं था? अब घर से देखिए, एक तो नहीं, सवाल वही पैदा होता है ना, अगवा नहीं हुए थे। अगर कोई किसी के जहाज में बैठना चाहता है तो अगवा होके नहीं बैठा था, वो अगवा होके नहीं बैठा था। कहने का मकसद ये कि जब आप, बिल्कुल उन्होंने बात दुरुस्त की है कि जब अगर मियां मन्नान साहब कह रहे हैं कि जी हम तो अकेले ही अकेले, हम तो वो मियां, मतलब उनको ये लगता है कि शायद जिधर से उनको तसल्ली और जिधर उनकी बात हो गई हुई है। मियां मन्नान साहब गलत फहमी में ना रहिएगा, जो आपको कहा गया ना कि हमारी बात हो गई हुई है। ये नहीं, इलेक्शन वाले दिन सवाल ये है कि आप मियां मन्नान साहब कह रहे हैं कि जी हमारे मुकाबले में कोई समय सड़कों पे जुलूस जलसों में नजर नहीं आता कोई सियासी जमात। बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं और उनकी कोई ऐसी अवामी उनकी अपीयरेंस नहीं है। तो ये तो आपकी जमात के लिए बड़ा आइडियल है कि आपके लिए ओपन फील्ड है, जाएं जाके कैंपेन करें अपनी और वोट हासिल करें। बड़ी सादा बातें करते हैं। एक दोनों लोग बात कर रहे हैं, आप एक कैंडिडेट कसूर में शहबाज शरीफ ने कागजात जमा कराए, वहाँ पे जो है वो हमारे कैंडिडेट ने कागजात जमा जिस दिन कराने थे उससे पहले उसके घर में सारी घुस के तोड़ फोड़ कर दी। उसके बाद आप पूछते हैं कि जी वो खाली क्यों है, या क्यों आज जमशेद दस्ती के साथ क्या हुआ है। जमशेद दस्ती, किसी ने कोई पूछा जाके कि जी जो इतना बड़ा जबरी खाली एक कैंडिडेट तो नहीं होता ना कि किसी एक के साथ कोई मुकदमा किसी पे दर्ज हो गया, किसी को कोई रुक गया, किसी ने जमा ना कराने से कासिर रहा, तो आप कवरिंग कैंडिडेट बेताश हैं। देखिए हमारे साहब ने कंफर्म किया कि सबसे ज्यादा तादाद में आपके उम्मीदवार हैं। हम तो अभी जा रहे हैं ना इस लिटिगेशन में, लेकिन इलेक्शन तो आप लड़ेंगे ना, जाहिर बात है इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ बल्ला मिले या ना मिले, बल्ला नाम भी मिले। तो आज हमारे चेयरमैन साहब ने क्या दिया कि कोई और भी अगर हमें सिंबल हो जाता है अजाइन तो हम उस पर लड़ेंगे। मतलब हम कोई इस तरह से नहीं है कि इन ओछे हथकंडों की वजह से इलेक्शन का बाइकआउट करें। सही, इलेक्शन के बाइकआउट में उसके कायल नहीं है हम, लेकिन अगर इस तरीके से इलेक्शन कराने हो गया। सही। बैरिस्टर हाफिज साहब ये फरमाएं कि एक सियासी जमात कहती है कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, रियासत हमें तंग कर रही है, पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, दीगर सियासी जमातें जो हैं वो हमारी मुखालिफ हैं और हमें गैर कानूनी हथकंडों से हमें जो है इलेक्शन हराना चाहती हैं, लेकिन फिर भी वो जमात इलेक्शन में जाती है। तो ये दो मुतजाद बातें हमें समझ आती हैं। एक तो आप पूरे प्रोसेस पे सवालिया निशान उठा रहे हैं कि उसके नताइज के बाद भी आप उन्हें कबूल नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्शन में भी आप जाना चाहते हैं। देखें शहजाद भाई, अगर मैं वही बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर आप 2002 के इलेक्शन की हिस्ट्री देखें तो उसके अंदर भी आपको इसी तरह की एनवायरनमेंट नज़र आएगा। फिर अगर आप उसके बाद 2008 का देखें तो उसके अंदर भी इसी तरह एनवायरनमेंट नज़र आएगा। फिर अगर 2013 वाला देखें तो उसके अंदर भी उसी तरह आएगा। फिर 2018 वाला देखें तो उसी तरह आएगा। और बड़ी आसानी के साथ जो है वो मफरल जो है वो उन्हें चेंज करना शुरू कर देते हैं कि उधर से मफरल आया, उधर से गया। अब आप ये देखें कि अगर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल तक मजबूत हो, वो तो नहीं है ना, लेकिन सवाल मेरा कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि जब आप इलेक्शन में चले गए, नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए, आप इलेक्शन मेरा ख्याल ये है कि आप इलेक्शन कमीशन के जेर तमाम होने वाले इलेक्शन में आपने हिस्सा ले लिया, उसके बाद नतीजा आपके हक में आए, आपके खिलाफ है, वो तो आपको कबूल करना चाहिए। नहीं, मैं अब आपको बताता हूँ कि पॉलिटिकली जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जब किसी भी प्रोसेस के अंदर आते हैं तो वक्त के साथ साथ उसके अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी आनी चाहिए। अब आप ये देख लें कि 2013 के इलेक्शन हुए और 2014 के अंदर जब धरना हुआ, फिर पार्लियामेंट का बाइकआउट हुआ, फिर उसके बाद आप देखें कि दोबारा जुडिशल कमीशन बना और उस जुडिशल कमीशन के बाद देखें कि 4 साल तक वो कंट्रोवर्सी नहीं चली और आगे पनामा आ गया। अब जब 2018 वाला मामला आया तो उसके अंदर आप ये देखें कि जब आपका इलेक्शन हुआ तो पहले ही दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो था वो स्पीच ही नहीं कर रहे थे।
कर सके नहीं थे, फिर वो एक ऐसा 2-3 साल आपके मुल्क के अंदर रहा, और फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई का एक पॉलिटिकल मूव थी कि जो उन्होंने उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर करके रिटेलिएट किया असेंबली से बाहर आना, फिर उसके बाद जो पंजाब का गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना या केपीके की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना या अपने सारे मेंबर्स को नेशनल असेंबली से बाहर लेके आना, फिर वापस जाना कि जी कि हमारे रिजाइन एक्सेप्ट न करें, तो सियासी गलती वो कबूल भी अच्छा, करते हैं। अब वो मेरा ख्याल है कि अगर उस प्रोसेस के अंदर है, पीपल्स पार्टी ने 1985 से लर्न किया है कि जब उन्होंने उन इलेक्शंस का बायकॉट किया और उसके बाद वो समझे हैं कि हमें जिस तरह का भी पॉलिटिकल प्रोसेस हो हमें उससे बाहर नहीं रहना आप कह रहे चाहिए। हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैच्योर होती जा रही है। मैं ये समझता हूं कि अगर इनका इलेक्शन प्रोसेस का बायकॉट ना करना जो ऐसा है, ये एक अच्छा हेल्दी साइन है, और हमें इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रह के स्ट्रगल करनी चाहिए और उसके अंदर रह के जो है वो ये आपको फरमा आगे आना दें चाहिए। कि अगर कोई सियासी जमात बाइकआउट नहीं करती, उसमें हिस्सा लेती है और इंतखाबात के नताइज को भी मानने से इनकार कर देती है, फिर हम किधर जाएं? नहीं, यहाँ तो वो ये पहली दफा होगा ना, तो फिर हम किसी और जगह चले जाएं। अगर हम पिछले 40 साल से उसी तरह हाँ, एक चीज ये है कि इसका नुकसान क्या हुआ है। इसका नुकसान जो है वो आपके पाकिस्तान के इकोनॉमी का हुआ है, इसका नुकसान आपके मुल्क के अंदर पोलराइजेशन है, डिवीजन इतनी ज्यादा हो गई है, इसका नुकसान जो है वो आपके मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स की तरफ ना जाना हुआ है कि आपसे वो जो ममालिक आपसे पीछे थे हमारी इस टग ऑफ वॉर से और एक आखिरी सवाल मियां मन्नान साहब, आखिरी सवाल, अब क्या सियासी जमातों को इलेक्शन से पहले ये डिक्लेयर नहीं करना चाहिए कि नतीजा कोई कुछ भी हो वो उन्हें कबूल होगा, उसको वो कबूल करेंगे? ठीक है, इंडिविजुअल केसेस आ सकते हैं कि जहां पे कोई गड़बड़ हुई हो, वो उम्मीदवार का या जमात का हक है, लेकिन ओवरऑल जो नताइज को मुस्तरद कर दिया जाता है, ये रविश क्यों नहीं खत्म होती और अब खत्म हो जानी चाहिए इस दफा? मियां मन्नान साहब, बैरिस्टर साहब आप जवाब दे दीजिए। मियां मन्नान साहब जी, मन्नान साहब जी, मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो यही है कि जीत और हार को तस्लीम किया जाए। वैसे तहरीक इंसाफ के दोस्तों से जो मैं इतना अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI और बाकी जो छोटी जमातें हैं, उन सब के टोटल उम्मीदवारों से इनके उम्मीदवार ज्यादा है और हमें कागज जमा नहीं कराने दिए, इसे सादगी पे कौन मारना जाए। बात यह है, अब सोचिए तो सही कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट आपके और आप कहते हैं हमें निकलने नहीं दिया गया, हमें कागज नहीं जमा कर। ऐसा ना करें। आप इस मुल्क में जो जिन नफरतों को आप परवान चढ़ा रहे हैं वो कल आपको खा जाएंगी। सही, बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर साहब फाइनल कमेंट जी, लास्ट 1 मिनट है मेरे पास, इसी पे अगर कुछ कहना चाहें। आप ये भी किसी को दे दें, जैसे पूरे प्रोग्राम में आपने मुझे सबसे कम मौका दिया, तो माजरत अगर आपको कम मौका मिला, लेकिन चलें आप आखिरी कमेंट कर लीजिए। नहीं, आप देख लेना, ये होती है कि बात ही नहीं करने देते हैं। ये 3-4 प्रोग्रामों से आप कर रही हैं, मैं बात कर तुम आप काट देते हैं। अच्छा देखिए जी ये बुलाते हैं, प्लीज मौकफ लिया की। पॉइंट टेकन, आप आइंदा आपका ख्याल रखेंगे, आप जवाब तो दे दीजिए। बात ये है जी, हमने तो हमारा ये कहने से नहीं होगा कि नताइज कबूल करें, हमें जो हाल मर्जी हमारे साथ कर लिया जाए। हम वजीर आजम थे, हमें 17 सीटों पे लाए, हमने फिर भी नताइज कबूल किए, और ना सिर्फ नताइज कबूल किए, हम बैठे और हमने फॉरेन अफेयर्स की चेयरमैनशिप तक ले ली ताकि मुल्क के काम आए, और हम गुफ्तो शनीद करते हैं। देखिए, जमहूरियत तब आएगी जब आपकी तरबियत में जमहूरियत होगी, जब आपका जमहूरी माइंडसेट होगा। ये तमाम जमातें जब तक जमहूरी माइंडसेट के साथ नहीं आएंगी, और अभी बात की थी हाफिज साहब ने कि जी सिर्फ इक्तदार के लिए ना आए, अपोजिशन करें, तो पीपल्स पार्टी ने साबित किया है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 30 साल सियासी जिंदगी में 4 साल हुकूमत है, 26 साल अपोजिशन है, और अपोजिशन बेहतरीन मुसामती भी लेकिन मुफाहमती भी, मुल्क की मुफाद के अंदर। तो मैं समझता हूँ सियासतदानों को ये देखना है कि पार्लिमान का वकार तब बढ़ता है जब पार्लिमान को सिर्फ डिबेटिंग सोसाइटी और इंतकामी कार्रवाई का जरिया रखना है, वहां को बैठे और अवाम के मसाइल हल करें। बहुत शुक्रिया, पीपल्स पार्टी बुनियादी चीज समझ। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, मियां साहब, अब्दुल समद याकूब साहब, हाफिज एहसान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आपका भी शुक्रिया। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।